देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास बोला गया है कि कोई एक बिल्डिंग है, टावर है और 3 पार्टिकल्स हमें दिए हुए हैं। एक m दिया है, एक 2m दिया है और एक 3m दिया है। तीनों की वेलोसिटीज हमें गिवन है। एक्सेलरेशन के बारे में बोला नहीं था बिकॉज इट्स ऑब्वियस कि अगर उसको बिल्डिंग से फेंक रहे हैं दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और वो हमेशा कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक। यानी कि अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो आई कैन वेरी क्लियरली राइट कि इट विल ऑल्सो हैव एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स, it will also have acceleration g downwards, and it will also have acceleration g downwards. Now let's start with the velocity part. अगर हम कहते हैं velocity of center of mass, then I must write m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 divided by m1 plus m2 plus m3. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, इसको पहला बोल देते हैं। तो m इंटू यू, क्या आई क्या पाएगा, इसकी बात करते हैं, प्लस 2m इंटू यू इंटू इट वुड बी जे कैप, राइट। थर्ड की अगर बात करते हैं, इट वुड बी माइनस 3mu आई कैप। माइनस हमने इसलिए लिखा बिकॉज ये कहां पर है, लेफ्ट की तरफ है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 6m। बेटा यहां से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड विल हैव द वैल्यू एज, सॉरी, यू आई कैप माइनस 2i, ये 3u कैप। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, माइनस 2u आई कैप और प्लस 2u जे कैप। क्या बात समझ में आ गई, डिवाइडेड बाय 6। तो इसको और सॉर्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस यू बाई 3 आई कैप प्लस यू बाई 3 जे कैप। बेटा क्या बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से बेटा अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास वी सी ओ एम आ गया। अगर एक्सेलरेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का, दैट इज ए सी ओ एम, तो अगर हम लिखेंगे तो भी क्या लिखेंगे, m के साथ माइनस जी जे कैप क्योंकि नीचे की तरफ है, 2m के साथ भी माइनस जी जे कैप और 3m के साथ भी माइनस जी जे कैप। क्या बात समझ में आती है, यहां से माइनस जी जे कैप क्या आ जाएगा बाहर, तो m प्लस 2m प्लस 3m क्या बचेगा, 6m। 6m कट जाएगा। मैं लिख के बता दे रहा हूं, m इंटू माइनस जी जे कैप प्लस 2m इंटू माइनस जी जे कैप प्लस 3m इंटू माइनस जी जे कैप डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 6m। कोई दिक्कत। अब यहां से अगर देखोगे तो माइनस जी जे कैप तो सब जगह से क्या आ जाएगा, कॉमन, इंटू ऊपर m प्लस 2m प्लस 3m वुड बी 6m, नीचे भी कितना है 6m। कैंसिल करके यहां से अगर देखेंगे तो क्या माइनस जी जे कैप बचेगा, कोई डाउट बेटा इसके अंदर। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वुड बी माइनस जी जे कैप। ऑफ कोर्स हमें कैलकुलेट भी करने का जरूरत नहीं था, अगर हर पार्टिकल का ही अपने पास एक्सेलरेशन सेम है तो ऑफ कोर्स ही बात है कि सेंटर ऑफ मास का भी तो उतना ही आएगा। कोई दिक्कत। तो इन फ्यूचर कभी भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 नहीं, मान लो कहता है कि 10 पार्टिकल्स आर थ्रोन एट डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, आप तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ, वी नीड नॉट टू कैलकुलेट, हम डायरेक्टली कितना बता सकते हैं, जी डाउनवर्ड्स और माइनस जी जे क्या। क्या बात समझ में आती है, कोई डाउट है इसमें। ठीक है बेटा, कॉपी करो जरा एक बार इसको ना। ठीक है, कोई डाउट है बेटा इसमें। हाँ,
एक बार देख लो, कोई चीज़ दोबारा पूछनी है आप दोबारा पूछ लो साथ के साथ। हाँ बेटा, माइनस जी जे कैप, ठीक है, सब माइनस जी जे कैप, ठीक है, सब में माइनस जी जे कैप लिखना है। हो गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़े अभी, किसी के लिए रुकना है? ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखो जरा, है ना। अब जैसे ये तो थोड़ा बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो गया, अब इसी में थोड़ा सा एनएलएम मिक्स करके थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। लैंग्वेज लिखो जरा, लिखना फाइंड फाइंड acceleration of center of mass, find acceleration of center of mass, find acceleration of center of mass and velocity of center of mass after, and velocity of center of mass after 2 seconds, and velocity of center of mass after 2 seconds of the release of system, after 2 seconds of release of system, after 2 seconds of release of system। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ रिलीज ऑफ सिस्टम। मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, दोनों के डायग्राम समझा दे रहा हूँ, देन अकॉर्डिंगली आप ट्राई करना इसको। ठीक है, ध्यान देना एक बार, पहले क्वेश्चन समझ लो, देन यू गिव इट अ ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारे पास क्या बोला गया है कि हमारे पास एक कोई लेट्स से टेबल जैसा सिस्टम है, एंड वी हैव 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विद अ पुली, ये सब दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, t इक्वल टू 0 पे इस पूरे सिस्टम को रिलीज करेंगे। जब t इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज करेंगे तो ऑफकोर्स ये अपना फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से नीचे जाएगा, तो ये इधर जाने लगेगा और ये इधर जाने लगेगा। तो मुझे जैसे ही रिलीज किया एट दैट इंस्टेंट, एक तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, ऑफकोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मुझे पता करना है। दूसरी चीज, अभी तो t इक्वल टू 0 है, इसके 2 सेकंड बाद सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मुझे वो भी पता करना है। समझ गए बात को, कि गिवन इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन कितना है और इसके 2 सेकंड बाद एग्जैक्ट वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी आएगी। सेंटर ऑफ मास किसका, इन दोनों ब्लॉक्स का। अंडरस्टूड। थोड़ा आइडिया दे रहा हूं आपको, एनएलएम में ये सिखा रखा है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। इसका एक्सेलरेशन किस तरफ आना चाहिए, राइट की तरफ, इसका कहाँ आना चाहिए, नीचे। तो ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या, माइनस जे कैप, राइट की तरफ आएगा तो आई कैप, प्लस यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, क्या फॉर्मूला बताया था बताओ। हाँ बिल्कुल, एक एंड की फोर्स माइनस दूसरे एंड की फोर्स, यानी एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, उससे अपने को ए का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, एक बार अगर एक्सेलरेशन पता है और वो अगर कांस्टेंट आ जाता है तो कैन वी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कैन वी अप्लाई v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप जब सॉल्व करोगे ना तो आप देखोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, वो हर पुली सिस्टम में आता था, करेक्ट। तो ए के कांस्टेंट होने की वजह से आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई कर सकते हो। मैंने अभी के लिए आपको ओवरव्यू दिया है क्वेश्चन का, हिंट दे दिया है कि कैसे अप्रोच करना है। आपको जितना समझ में आता है, पुराना जितना याद है, उसके बेसिस पे ट्राई कर लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दोनों पार्ट है एक ही क्वेश्चन के। तो ये इसका फर्स्ट है,
और ये इसका सेकेंड पार्ट है. यू कैन ट्राई बोथ. ठीक है, देखें एक बार. देखो पहला पार्ट देखते हैं ना, एक बार समझना. ठीक है, शुरू करें. ध्यान से समझना अच्छे से. हमें ये पता है कि इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg. वी नो दिस. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे तो कोई फोर्स लगनी नहीं है हॉरिजॉन्टल में. क्लियर. ये इस तरफ कितने से जाएगा, a. ये इस तरफ कितने से जाएगा, a. अब अगर मुझे a का वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. कैन आई राइट a इक्वल टू एफ नेट mg. दिस इज द ओनली फोर्स. टोटल मास हमारे पास कितना है, 2m. इज इट इक्वल टू g बाई 2. ए का वैल्यू आ गया. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैन आई राइट दिस ए वेक्टर एज माइनस जी बाई टू जे कैप एंड दिस वेक्टर एज जी बाई टू आई कैप. करेक्ट है. अब अगर हमसे कोई कहता है कि आप तो ए सेंटर ऑफ मास बताओ, तो कैन वी राइट ए सेंटर ऑफ मास. पहले वाले को अपन लिख देते हैं एम इंटू जी बाई टू आई कैप प्लस की जगह माइनस आएगा, m इंटू जी बाई टू जे कैप डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बेटा, 2m. नाउ फ्रॉम हियर कैन वी राइट g, ये m से m कट जाएगा सब जगह से, तो ये g बाई टू बन जाएगा g बाई 4 आई कैप माइनस g बाई 4 जे कैप. बेटा बताओ कोई भी दिक्कत इसके अंदर. श्योर. ठीक है, तो यहां से अपने को क्या निकल के आ गया, अपने को ए सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया. ठीक. अच्छा, ए सेंटर ऑफ मास के साथ साथ अपने से और क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था वेलोसिटी. तो हम कह दे रहे हैं कि भाई ठीक है, लेट्स से दिस इज आवर ए सेंटर ऑफ मास. वेलोसिटी के लिए अपन एक्सप्रेशन यहां लिख लेते हैं, v सेंटर ऑफ मास दैट वाज आस्क्ड 2 seconds आफ्टर द रिलीज. तो कैन आई यूज द एक्सप्रेशन u सेंटर ऑफ मास प्लस a सेंटर ऑफ मास इंटू कितना, t. यहां से अगर देखेंगे तो इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, रिलीज किया गया था, कोई दिक्कत. a सेंटर ऑफ मास आप कितना निकाल चुके हो, g बाई 4 आई कैप माइनस g बाई 4 जे कैप इंटू 2 seconds के लिए 2. सो विल इट बी इक्वल टू g बाई 2 आई कैप माइनस g बाई 2 जे कैप. मतलब बात सिर्फ इतनी सी है कि आप जो इक्वेशंस ऑफ मोशन काइनेमेटिक्स में पढ़ के आए हो, यू कैन अप्लाई इट ऑन सेंटर ऑफ मास एज वेल. तो अब आप ऐसे सोचो कि इसके अंदर काइनेमेटिक्स यूज हो गया, लॉज ऑफ मोशन यूज हो गया और वर्क पर एनर्जी का सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास यूज हो गया. एक तरीके से 3 चैप्टर हमने इसमें यूज कर लिया एज अ होल. अंडरस्टूड. कहीं कोई डाउट बेटा, ये किसकी का सही है क्या. ठीक है, गुड. ये वाला ट्राई कर लिया क्या. ठीक है, तो बाकी लोग एक बार इसको कॉपी करो और मीनवाइल इफ यू वांट यू कैन ट्राई दी सेकंड वन. उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं. ठीक है. हाँ, नहीं जिनका नहीं हुआ है वो लोग ट्राई करो. अब तो पता लग गया ना कैसे अप्रोच करना है. अब सेम अप्रोच को दूसरे वाले क्वेश्चन में ट्राई करो, कोशिश करो. देखो बेटा शुरू करते हैं ना, एक बार देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कैसे. ये पहला वार्ड था तो क्लियर है ही, इसको उठाते हैं ना. एक बार रुको जरा. बेटा ध्यान देना प्लीज अब ना. तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ 2mg, इस तरफ अगर देखेंगे तो कितना आएगा mg. क्या सही है. अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स ये फोर्स ज्यादा है तो इट विल गो डाउन एंड इट विल गो अप. ये पता लग गया. ठीक है, इसके बाद अब देखो क्या करना है. ए का वैल्यू निकालने के लिए हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं,
यहाँ लिख दे ए इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो सबसे पहले अच्छा ए का मैग्नीट्यूड निकाले ना पहले तो अपन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सीधे सीधे 2mg माइनस mg ये नेट फोर्स आ गया डिवाइडेड बाय 2m प्लस m 3m क्या g/3 आ रहा है बेटा कोई डाउट है इसके अंदर तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया अब अपन बात करेंगे वेक्टर फॉर्म में तो हमें चाहिए था सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विच कैन बी रिटन एज m इंटू क्या बेटा g/3 j क्या पाएगा क्या m इंटू ए का वैल्यू g/3 ऊपर जा रहा है इसलिए j कैप ठीक सेम वे इस 2m की अगर बात करते हैं तो वी शुड राइट प्लस इसका मास कितना है 2m एक्सेलरेशन इसका भी कितना है g/3 लेकिन साथ में j कैप और ये जो j कैप आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए माइनस वाला क्यों क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो माइनस j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 3m कोई डाउट बेटा सिंपली m इंटू ए की जगह g/3 ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस j कैप सेम वे 2m इंटू ए की जगह g/3 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस j कैप डिवाइडेड बाय 2m प्लस m इज 3m अब यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो m तो कैंसिल हो जाएगा क्या बच गया हमारे पास g/9 लिख दूं डायरेक्ट अच्छा इसको सॉल्व कर ले और देखो g/3 माइनस 2g/3 तो क्या माइनस g/3 बचेगा डिवाइडेड बाय 3 विच इज माइनस g/9 j कैप यही आ रहा है सबका ठीक है तो यहां से अपने को ये समझ में आ गया कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया वंस वी नो इट हमें और क्या चाहिए था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या यहां डायरेक्ट लिख दे फिर से क्या लिखेंगे UCOM प्लस ACOM इंटू टी बेटा क्या UCOM फिर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये UCOM तो जीरो हो गया ठीक जहां तक ACOM की बात करते हैं वी हैव द वैल्यू एज माइनस g/9 j कैप और टाइम कितना है 2 तो क्या ये अपने पास अगर और सॉर्ट करके लिखे तो माइनस 2g/9 j कैप करेक्ट आंसर है कोई डाउट अभी कितनों का सही है वाला ठीक है वेरी गुड तो अभी समझ में आ गया अपने को ठीक है एक बार के लिए कॉपी कर लो फटाफट से ना फिर आगे बढ़ते हैं इतना लिखने के बाद वी विल स्टार्ट विद नोट्स कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे उसके ऊपर बेस क्वेश्चन लिखेंगे हो गया बेटा जिनका हो गया वो नोट्स लिखना है ना एक कुछ पॉइंटर्स हैं वो देखते हैं अब ठीक है डन नाउ ठीक है आगे देखते हैं बेटा अपना ठीक है ध्यान दो प्लीज है ना नोट्स के अंदर आप लिखना शुरू करो
नोट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, लिखना when two bodies are released from rest, when two bodies are released from rest, when two bodies are released from rest under the influence of their mutual internal forces, their mutual internal forces, then mutual internal forces, then पहला बुलेट पॉइंट लिखो, पहला बुलेट पॉइंट, their center of mass remains at rest, their center of mass remains at rest, their center of mass remains at rest. ठीक है. सेकेंड बुलेट पॉइंट, velocity of their center of mass, velocity of their center of mass, velocity of their center of mass is 0, velocity of their center of mass is 0. Third point, distance traveled by the two bodies, distance traveled by the two bodies distance traveled by the two bodies is equal to separation between them, is equal to separation between them. Between them की जगह आप लिखना between their surfaces, between their surfaces. ठीक है, between their surfaces. इतना लिखा बेटा. अब देखो, पहले मैं एक बार इतना समझाता हूँ. इसमें ना मतलब 5-6 क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ इतने से नोट के ऊपर बेस्ड है. डायरेक्ट क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है. ध्यान से सुनना थोड़ा सा अच्छे से. हम कह रहे हैं कि भाई इनिशियली हमें ये गिवन है कि आपके पास 2 पॉइंट मासेस है m1 और m2. ये जो कंडीशन है ये इनिशियल कंडीशन है, ऐसा दिया हुआ है, और दोनों रेस्ट पर है, ये हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है. और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, लेट्स से d, सरफेस टू सरफेस डिस्टेंस उनका कितना है, d. अब हमने उन दोनों को रिलीज कर दिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरनल फोर्सेस. अभी अगर मासेस के बीच में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, ये पता है बेटा कि दो मासेस के बीच में हमेशा क्या लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स. वो उन दोनों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. तो क्या वो फोर्स इंटरनल नेचर की हो गई क्या? बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगी. अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगी, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इंटरनली देखोगे भी तो एक फोर्स यहां लगेगी तो एक फोर्स यहां लगेगी. क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? समझ में आती है बात? इंटरनल फोर्सेस हमेशा एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल. जब कोई फोर्स लग नहीं रही है तो क्या मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं कि इन दैट केस, मैं यहां लिख रहा हूं, एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी व्हाट, 0. क्या बात समझ में आती है? पक्का? ठीक है. यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के एब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्सेस के एब्सेंस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वुड बी 0 ऑलवेज. अच्छा, इनिशियली दोनों रेस्ट पर है तो क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी 0? मानते हो कि इनिशियल जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो क्या रहेगी, 0. और वो जो 0 है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या u बदल सकता है क्या? भाई एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी.
क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी, और वो कांस्टेंट क्या था, जीरो। क्या बात समझ में आती है? अगर वेलोसिटी ही नहीं है सेंटर ऑफ मास के पास तो क्या वो मूव कर सकता है क्या, नहीं। तो यानी क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो। तो हम कह सकते हैं कि शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आते हैं? मैं वापस बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं दो बॉडीज है, एक दूसरे की इंटरनल फोर्सेस के प्रेजेंस में मूव कर रही हैं, ठीक, शुरू से रेस्ट पे थी पहले। अब हुआ क्या होगा, इट्स लाइक दो बॉडीज को रखा और छोड़ दिया तो फ्री स्पेस के अंदर वैक्यूम में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी दोनों पे, एक पे फोर्स इधर और एक पे फोर्स इधर, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो जब नेट फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन आएगा कहां से, समझते हो? तो क्योंकि इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं केवल, जो कि कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो कोई फोर्स बची ही नहीं, फोर्स नहीं बची तो एक्सेलरेशन बचा ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और शुरू में रेस्ट पे थे तो जीरो थी तो हमेशा ही क्या रह जाएगी, जीरो। और जब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं तो वो शिफ्ट ही नहीं करेगा, उसमें नेट शिफ्ट कितना आ जाएगा, जीरो। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? तो तीन क्रूशियल पॉइंट क्या निकले कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, उसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो, उसका शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास वुड बी जीरो। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत? फिर हमने ये भी बोला कि अगर वो मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो थोड़ी देर बाद जब वो टकराने वाले होंगे, ठीक है, तब तक क्या दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चल चुके होंगे, डी, कि भाई एक ने कुछ चला होगा और दूसरे ने कुछ, तो सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट में आएंगे ना, तो तब तक दोनों मिलके कितना डिस्टेंस चलेंगे, डी। हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस के अंदर कि टोटल डिस्टेंस तो डी, ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि वन बॉडी कितना चलेगी और टू बॉडी कितना मूव करेगी, क्या ये बता सकते हैं क्या? मैं बताता हूं, d/2 नहीं बेटा, मासेस अलग अलग है दोनों के। आप ऐसे सोचो, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या मैंने आपको लिखवाया था, d डिवाइडेड बाय टोटल मास, बताया था, इनटू अगर 1 से चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m2 से, ये डिस्टेंस आएगा। सेम वे अगर यहां बात करता हूं d टोटल अपॉन m टोटल इनटू, यहां से चाहिए m2 से तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 से, ये टोटल ये डिस्टेंस आएगा। क्या बात समझ में आती है? एक तरीके से सेंटर ऑफ मास तक ही तो जा रहे हैं भाई, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं का वहीं है, तो बॉडी को कितना चलना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास तक, और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या था, d टोटल बाय m टोटल इनटू m2। अगर 1 से चाहिए था तो, 2 से चाहिए था तो इट वाज d टोटल बाय m टोटल इनटू कितना, m1। क्या बात समझ में आई? पक्का? कोई डाउट इसके अंदर? श्योर, क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये 3 पॉइंट और एक ये, मैंने इन्हीं को चारों को आपको लैंग्वेज में लिखवा है, तो आप एक एक करके लिखना शुरू करो। इसमें लिखो दैट इज में सबसे पहले ये 3 चीजें लिखो, ACUM0, UCM0, शिफ्ट इन CUM0। अभी बाद में, पहले ये बनाना है। ये तो जो स्टेटमेंट है उन्हीं को मैं मैथमेटिकली लिखवा दिया हूं। ऐसा नहीं होता बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगती है, इंटरनल फोर्सेस हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगती हैं, ठीक है, ज्यादा कम नहीं होती है, ठीक है, तो दोनों पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी। अभी एक्चुअल में चैप्टर बाकी है, ग्रेविटेशन जब आएगा तब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, अभी बस बेसिक बता दे रहा हूँ, दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है हमेशा। हो गया, ये तीनों पॉइंट लिख लिए, दैट इज। इसके बाद ये बनाओ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें लिख देना डिस्टेंस, लैंग्वेज लिखना, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडीज बिफोर कोलिशन, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडीज बिफोर कोलिशन।
डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडीज बिफोर कोलिशन। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडीज बिफोर कोलिशन। मॉड्यूल लाए हो क्या कोई? मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस करा देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हाँ ये रन बस मिल गया बेटा, थैंक यू। लिखा सबने ये डायग्राम बना लो अब। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, फिर मैं आपको चारों पॉइंट पे क्वेश्चन बता देता हूं कैसे कैसे आते हैं। एक बार डायग्राम बनाओ फिर क्वेश्चंस लिखवाता हूं आप लोग को। बेटा हो गया? डन बेटा, कंप्लीटेड। बढ़े आगे? ठीक है। लिखो बेटा, एक एक स्टार पॉइंट और ऐड कर लेना इसमें। लिखना इंटरनल फोर्सेस कैन। आप एक बार बताओ जरा, क्या मोमेंटम को चेंज कर सकती हैं क्या? क्या इंटरनल फोर्सेस मोमेंटम को चेंज कर सकती हैं? क्यों? मैं देख रहा इन जनरल, इसको छोड़ देते हैं। आप तो ये बताओ कि क्या बोला था मैंने, कि इंटरनल फोर्सेस जो रहती हैं क्या वो मोमेंटम को चेंज कर सकती हैं? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? कैन एनीवन टेल? क्या चीज? नेट फोर्स जीरो होती है। नेट फोर्स जीरो होती है तो अपने को पता है मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी या डी पी बाई डी टी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अगर फोर्स जीरो है तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा? जीरो। तो क्या मोमेंटम चेंज हो सकता है? नहीं। सिस्टम की बात हो रही है। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है? इस क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, केवल इंटरनल फोर्सेज हैं। मोमेंटम वाइज देखोगे तो एक का मोमेंटम प्लस है और एक का माइनस, कैंसिल होके क्या रह जाएगा? जीरो। पहले भी जीरो था, रेस्ट पे थे, तो मोमेंटम नहीं चेंज हुआ। पर क्या पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी? अब देखो मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन का स्क्वायर, हाफ एम वी टू का स्क्वायर। तो ये तो क्या है, स्क्वायर है तो सिर्फ ऐड होगी। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? पहले तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, अभी तो सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज दोनों के पास क्या है? स्पीड है। क्या बात समझ में आती है? मतलब इंटरनल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती हैं, यस। मोमेंटम को चेंज कर सकती है, नो। वर्क कर सकती है, यस। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो डेल्टा के आ गया, मतलब वर्क हो गया। समझ में आती है बात? इसी को लिखने जा रहे हैं। लिखो, इंटरनल फोर्सेस कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी, कैन चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम
internal forces can change kinetic energy of a system but cannot change the momentum of the system, but cannot change the momentum of the system, but cannot change the momentum of the system. But cannot change the momentum of the system. क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? श्योर? ठीक है, ऑल राइट। अब एग्जाम्पल्स लिखो जरा, ठीक है। वर्क, हाँ इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लो भली। इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क ऑन अ सिस्टम, इंटरनल फोर्सेस कैन डू वर्क ऑन अ सिस्टम, internal forces can do work on a system, ठीक है। internal forces can do work on a system। शुरू करें बेटा, ठीक है। अब पहला एग्जांपल लिखो जरा। लिखना, the two particles x and y, the two particles x and y, comma initially at rest, comma initially at rest, starts moving towards each other under mutual attraction, starts moving towards each other under mutual attraction, ठीक है, under mutual attraction। if at any instant velocity of x is v, if at any instant velocity of x is v, and that of y is 2v, and that of y is 2v, then find velocity of center of mass, then find velocity of center of mass। if at any instant velocity of x is v and that of y is 2v, then find velocity of center of mass, ठीक है, then find velocity of center of mass, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेटा, x और y थे, आपके पास पूरी लैंग्वेज है। आप बताओ आंसर क्या आएगा इसका, सॉल्व करो। जो भी आपको आंसर लग रहा है सॉल्व करके अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। बिल्कुल भी आपस में डिस्कशन मत करना, अपने अपने जो सोल्यूशन है कॉपी में लिख लो एक बार, फिर अपन डिस्कस करते हैं। एक मिनट है आपके पास में इसको करने के लिए। बेटा सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, मैंने एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा दी। अब उस लैंग्वेज को पढ़ के डिकोड करो, देखो क्या गिवन है, क्या पूछा है, क्या है क्या नहीं है। जो भी आपको लग रहा है आप तो लिखते हो है ना कॉपी के अंदर। हो गया बेटा?
ठीक है, कितने बच्चों को 0 आंसर आ रहा है? ठीक है, तो मुझे समझा सकते हो कैसे आएगा 0? हाँ, एक एक करके, जैसे आप लोग बता सकते हो हाँ कि 0 कैसे आएगा। ये हर्षवर्धन और आप, तुम्हारा तो आया ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हारा 0 आया था तो कैसे आया था? क्या चीज़ है नोट में जैसे? हाँ, 0, तो क्यों 0 हो जा रही है वैसे? जैसे नोट में क्यों लिखवाया था? एक बार मुझे बताओ बिना पढ़े कि ऐसा क्यों लिखा था अपन ने कि V 0 हो जाती है? अभी बताया होगा ना कि 0 होती क्यों है। जैसे एक बार ये बताने की कोशिश करो कि भाई ये तो ठीक है, नोट में मैंने लिखवा दिया है ना कि भाई V सेंटर ऑफ मास 0 रह जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? एक एक करके तुम बता रहे थे कुछ। मतलब कोई लॉजिक है या अपन ऐसे याद कर रहे हैं इसको? मैंने बताया नहीं बताया आज की क्लास में? कोई बता सकता है कि क्यों 0 हो जा रही है? हाँ, एफ नेट 0, तो एफ नेट 0 होने से तो V सेंटर मास 0 नहीं होगा, और क्या क्या बोला था? एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर एक एक करके बताओ। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या इसका मतलब वेलोसिटी 0 होगी क्या? मैं हमेशा ऐसा होगा? नहीं है, तो फिर क्यों 0 है? इंटरनल फोर्सेस 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया, इससे ये कैसे पता चला कि V सेंटर ऑफ मास 0 है? इनिशियली रेस्ट पे है, तो इनिशियली रेस्ट पे है तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी है? 0, और उसको कांस्टेंट रखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। यही तो रामायण गाई थी मैंने अभी। ये लिखा था सबसे पहले ACOM 0, फिर कहा था कि क्योंकि UCM 0 है और प्लस अपने को ये UCM 0 है तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, क्योंकि ACOM क्या था? 0, तो इस वजह से ये भी क्या रह जाती है? 0। मतलब कांस्टेंट 0 है और कांस्टेंट भी है, तो ऑफ कोर्स हमेशा क्या रहेगी? 0। अगर ये नहीं बोला गया ना कि वो इनिशियली रेस्ट पर है तो अपन कमेंट नहीं कर सकते। A 0 होने का मतलब V 0 नहीं होता, A 0 होने का मतलब V कांस्टेंट होता है, और क्योंकि इनिशियल 0 है और वो कांस्टेंट बन जा रही है तो इसलिए हमेशा ही क्या रहेगी? 0। क्या बात समझ में आती है? अब ये पॉइंट पता है और नॉलेज में है तो हम इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तुरंत से बता देंगे देखते कि आंसर 0 है। अदरवाइज इसी क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा? अपन दिमाग लगाएंगे कि यहां से मोमेंटम यहां कंजर्व कराएं, फिर मासेस आपको दे ही नहीं रखे हैं, फिर आप उसके बारे में सोचोगे, तो वो सबका रिक्वायरमेंट नहीं है अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट याद है तो। क्या बात समझ में आती है? इसकी कई एप्लीकेशन है, 4-5 क्वेश्चन तो केवल इस पॉइंट के ऊपर है और एडिशनल एप्लीकेशन और है। तो अब से क्या याद रखना है? इनिशियली अगर सिस्टम हमारा रेस्ट पर है, करेक्ट, अंडर म्यूचुअल फोर्सेस वो मूव कर रहा है, ये तो उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या रहेगा? 0। उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करेगा और एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? 0। क्या बात समझ में आती है? कोई डाउट? तो अपन यहां पे लिख देते हैं आंसर में कि सिंस UCOM कितना है? 0, UCOM 0 है और ACOM कितना है? 0, देयरफॉर V सेंटर ऑफ मास भी कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, इसको लिख लो बेटा एक बार। हो गया? डन? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन जनरली बच्चे डाउट पूछते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं आपको लिखवा रहा हूं, यू ट्राई करके देखो आप लोग एक बार। टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड 5M, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M एंड 5 कैपिटल M, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास कैपिटल M and 5 capital M
and radii capital R and 2 capital R, and radii capital R and 2 capital R, and radii capital R and 2 capital R respectively are released in free space, with initial separation between their centers equal to 12R, with initial separation between their centers equal to 12R, 12 capital R. ठीक है. If they attract each other due to gravitational force only, then the distance covered by the smaller body just before collision is question mark. आपके पास पूरी एग्जैक्ट लैंग्वेज है, आप ट्राई करो, है ना. 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा मैक्स टू मैक्स. हाँ बेटा, ठीक है. जिनका हो गया वो लिख लो आंसर, बाकी लोग ट्राई कर लो. चलो डिस्कस करें. ठीक है, इतनी देर का है. देखो बेटा, m कॉमा आर दिया हुआ है और दूसरा है 5m कॉमा 2r, और दोनों के बीच का सेपरेशन जो दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर इज 12R. सेंटर टू सेंटर अगर 12R है तो सरफेस टू सरफेस क्या 9R होगा, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r, इसका रेडियस कितना है 2r. तो क्या मुझे 12R में से माइनस करना पड़ेगा? पक्का समझ में आता है? ठीक है, ऑल राइट. देखो जरा, यानी दोनों मिलके सरफेस टू सरफेस कितना चलेंगे? 9R. पूछा है कि स्मॉलर वाला कितना चलेगा, तो क्या मैं डिस्टेंस के लिए आपको बताया था जितना दोनों मिलके चलेंगे टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास हमारे पास 6m इंटू m से चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5m. m से m कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, ये 3 5 जा कितना आ गया? 15. यानी क्या 7.5R आ गया? कोई भी डाउट बेटा? क्लियर है? तो देखो, अगर अपने कोई अप्रोच पता है
तो इट्स इजी। अदरवाइज ये क्वेश्चन अपने लिए टिपिकल है, ये जेई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पर उसमें सोल्यूशन अलग तरीके से दिखाया हुआ है। उसमें सोल्यूशन जब आप बुक्स में देखोगे तो वो पहले सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालते हैं इनिशियल, फिर ये अज्यूम करेंगे कि एक्स चलेगा, ये 12r माइनस एक्स या जितना डिस्टेंस है वो चलेगा, फिर दोबारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकाल के इनिशियल के इक्वल करते हैं, फिर वहां से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। उसी को अपन चाहें तो एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता नहीं, वो वहीं तक पहुंच रहा है, तो टोटल डिस्टेंस को रेशियो में डिवाइड कर दिया सीधे सीधे। अंडरस्टूड? कॉपी करो बेटा इसको। बेटा यहां सेंटर से सेंटर 12r है, इसका रेडियस r है, तो r यहां कम हो जाएगा और 2r यहां कम हो जाएगा, तो 12r में से माइनस कर दो r को और 2r को, तो आ जाएगा 9r। बेटा फटाफट लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़े आगे, इसको लिखो, फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वो एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसमें भी ये ट्रिक लगाओगे बहुत कन्वीनियंटली हो जाएगा। डन, बढ़े आगे। ठीक, लिखो जरा, टू पर्सन्स ऑफ मास 55 kg एंड 65 kg, 2 persons of mass 55 kg and 65 kg, ठीक है, 2 persons of mass 55 kg and 65 kg are standing at the opposite ends of a boat, are standing at the opposite ends of a boat. Are standing at the opposite ends of a boat. ठीक है, boat of length 3 meters. Opposite ends of a boat of length 3 meters. ठीक है, full stop. If 55 kg men walks up to 65 kg men, if 55 kg man walks up to 65 kg men and sits with him then find the distance moved by the center of mass of the system, distance moved by the center of mass of the system and by the boat, by the center of mass of the system and by the boat.
बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड बाय द बोट। ठीक है, तो अपने को ये बताना है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार, पहले कैसे अप्रोच करना है वो भी समझाता हूँ। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हमें ये बोला गया है कि देयर इज अ बोट। ठीक है, अच्छा बोट का मास नहीं दिया ना इसमें, बोट का लेंथ दिया हुआ है 3 मीटर नो, वेट जो है वो बोट का 100 kg है। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायग्राम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बोट का मास हमने कितना लिख दिया 100 kg। तो 100 kg की तो बोट है, 55 kg का आदमी है, एक 65 kg का आदमी। ऑफ कोर्स ये पूरे की पूरी बोट ऐसे वाटर के अंदर कहीं पर रही होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक। अभी हमको ये बोला जा रहा है कि लेंथ 3 मीटर है, ये आदमी चलता है और जाके इसके पास बैठ जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर सेंटर ऑफ मास बोट का या पूरे सिस्टम का कहाँ जाएगा? तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है। जब वो वॉक करके जा रहा है तो पहले तो रेस्ट पे ही था, और जब वॉक कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, वो तो मैन और बोट के बीच का इंटरनल फोर्स है। सो सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमसे पूछा जाता है डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास, तो उसका आंसर तो सीधे सीधे कितना आ जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बोट कितना मूव करेगी वो अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं वो बताना चाह रहा हूं। इसी का दोबारा से डायग्राम बनाते हैं, है ना, अच्छे से सुनना आप लोग प्लीज। ये मैन आगे जाएगा, अगर सेंटर ऑफ मास तो कहीं नहीं जाएगा, पर बोट कहां जाएगी, पीछे। पता है, क्योंकि जब मैन आगे जाएगा तो अपने साथ साथ सेंटर ऑफ मास को कहां लेके जा रहा है, आगे। तो बोट उसको काउंटर करने के लिए कहां जाएगी, पीछे। तो मैन का मास अगर आगे जा रहा है तो बोट का मास पीछे जाना चाहिए, ताकि एक दूसरे को काउंटर कर दे, कैंसिल कर दे, और सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रह जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे तो मूवमेंट आना नहीं चाहिए था। क्या बात समझ में आती है? या मोमेंटम कंजर्वेशन लाइक रिकॉइल ऑफ गन, बुलेट फायर करोगे, बुलेट आगे जाएगी तो गन कहां जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आती है बात? तो हमने कहा जब मैन आगे जा रहा है तो बोट पीछे जाएगी, तो मैं इसी बोट को एक बार दोबारा बना लाऊं, लेट से कुछ ऐसे। क्या इतनी बात समझ में आती है? और दोनों मैन 65 वाला भी और 55 वाले दोनों इसी एंड पे, कोई दिक्कत? ये हमारे पास फाइनल सिस्टम हो गया। क्या यहां से मुझे ये समझ में आता है कि ये बोट एक्चुअल में यहां से कितना मूव की होगी? एक्स अननोन है हमारे लिए, यही तो हमसे पूछा गया है। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, ये वाला जो मैंने 55 वाला, ये कितना मूव किया होगा, कोई बता सकता है? 3 माइनस एक्स। बेटा ये टोटल 3 है ना, तो ये x दिख रहा है, तो ये बचा हुआ कितना दिखेगा, 3 माइनस एक्स। ये दिख रहा है टोटल 3, ये x बोल दिया आपने, तो ये बच कितना गया, 3 माइनस एक्स। भाई ये पहले मैन कहां था, ये जो मैन था ये पहले यहां था, करेक्ट। अब ये मैन यहां आ गया, ऐसा ही हुआ है बेटा, ये रहा। तो टोटल कितना चला होगा, ये डिस्टेंस ही तो चलेगा, ये टोटल कितना आएगा, 3 माइनस एक्स। कोई डाउट इसके अंदर? पक्का, श्योर? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर ये बोट मूव ही नहीं करती तो मैन कितना चल चुका होता, 3। तो ये अगर बोट नहीं मूव करती तो पूरा 3 मीटर यहां पहुंच जाता, लेकिन बोट तो एक्स पीछे चली गई, तो मैन भी तो उसके साथ साथ एक्स वापस पीछे आ जाएगा। तो वो 3 मीटर आगे गया और बोट के साथ एक्स पीछे आया, तो नेट कितना चला, 3 माइनस एक्स। क्या समझ में आती है बात? पक्का? तो अपने को ये पता लग गया कि मैन 55 kg वाला जो है, ये कितना चलेगा, ये 55 kg वाला जो मैन है ये इफेक्टिवली कितना चलेगा, 3 माइनस एक्स। और जो बोट है अपनी वो कितनी चली है, एक्स। कोई डाउट अभी तक? पक्का? अब देखो, हमने कहा था कि डिस्टेंस मूव्ड बाय सेंटर ऑफ मास कितना है, 0। तो एक तरीके से जितना पॉजिटिव मूवमेंट होगा उतना नेगेटिव होगा। मूवमेंट का मतलब होता है मास इनटू डिस्टेंस। आप देखो पॉजिटिव कौन जा रहा है, आदमी। क्या 55 kg मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एक्स, ये पॉजिटिव मूवमेंट हुआ क्या? जो पॉजिटिव जा रहा है उसका मास मल्टीप्लाइड बाय वो कितना मूव किया, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो नेगेटिव मूवमेंट है। नेगेटिव मूवमेंट कौन कर रहा है, एक तो बोट, और बोट के साथ साथ ये 65, ये भी तो आगे आ रहा है। तो बोट प्लस 65 कितना हुआ, 165।
और ये कितना चले, x। क्या समझ में आती है बात? अब यहां से 55 इंटू 3 करेंगे तो 165, यहां से -55x आएगा इक्वल टू 165x। अरे कोई दिक्कत? यहां से 165 लेट इट बी, 55 उधर जाएगा तो 170 प्लस 50 कितना हो गया, 220x। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 220 डिवाइडेड बाय 165। हाँ सॉरी, 165 बाई 220। कोई डाउट यहां तक? पक्का? क्लियर? श्योर? ठीक है, कॉपी कर लो आप इसको पूरे को। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सॉल्व एग्जाम्पल भी है ट्रायंगुलर वेज का, वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो उसको घर पे जाके। हो गया? क्या चीज? क्योंकि अपन नेट शिफ्ट जीरो करना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास पे, तो क्योंकि ये 55 फेज वाला आगे जा रहा है तो ये मास को पूरे पूरे सेंटर ऑफ मास को आगे शिफ्ट करना चाहेगा, और ये बोट और मैन पीछे जा रहे हैं तो पीछे की शिफ्ट करना चाहेगा। हम चाह रहे हैं कि कहीं शिफ्ट ही ना हो, तो इसलिए जितना आगे की तरफ शिफ्ट हुआ उतना पीछे की तरफ कर दिया। तो m इंटू जितना डिस्टेंस आगे इक्वल टू m इंटू दूसरे वाला इंटू पीछे। थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम्स में काउंट होता है, पर इजी है अगर इस अप्रोच से करोगे तो आप। डन? बड़े बेटा आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, जो इसी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको और देखते हैं। इसी के लिए भी रुकना है अभी? ठीक है, लिखो जरा। अगला एग्जाम्पल लिखो। लिखना, अ प्रोजेक्टाइल is fired at this projectile is fired at an angle of 60 degree. A projectile is fired at an angle of 60 degree. A projectile is fired at an angle of 60 degree from the horizontal, 60 degree from the horizontal, with speed 20 meter per second, with speed 20 meter per second. ठीक है,
लिखना एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री it splits into two equal parts. It splits into two equal parts. It splits into two equal parts such that one part falls vertically down, such that one part falls vertically down. Find the position of the other part. Find one part moves vertically down, then find the position of the other part, and find the position of the other part. ठीक है, शुरू करें। ठीक है, अब देखो एक बार समझना अच्छे से ना, जो पॉइंट्स है। क्वेश्चन क्या है, अप्रोच क्या है, ध्यान देना। हम कह रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया एम मास का, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब था तो उसका मास एम ही रहा होगा, तो वो यहां पर क्या करता है, दो पार्ट में टूट जाता है, एक्सप्लोड करता है हाईएस्ट पॉइंट पे। जब भी एक्सप्लोजन हो रहा है तो कोई इंटरनल फोर्सेस नहीं होती, मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती। एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जीरो। तो सेंटर ऑफ मास पे कोई भी इफेक्ट आना चाहिए क्या? नहीं। अगर इनिशियली रेस्ट पर है तो रेस्ट पर, और मूव कर रहा है तो जितने से चल रहा था उतने से चलता जाएगा। तो यहां पर हमने कहा कि भाई एक्सप्लोड कर गया और एक पार्ट सीधे सीधे कहां गया, नीचे। कह रहा है दूसरा पार्ट कहां जाके गिरेगा। तो अगर मैं दूसरे पार्ट की बात करूं, उसको तो अभी देखते हैं, उससे पहले क्या मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वहीं गिरेगा जहां पहले गिरना चाहिए था। और पहले कहां गिरना चाहिए था, रेंज पे। क्या ये बात समझ में आती है? हम कह रहे हैं जब एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है, जब कोई एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हुआ नहीं, तो डज दैट मीन कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वुड बी कांस्टेंट? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो काम पहले कर रहा था वही करता रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे गिरना चाहिए था, रेंज पर। तो क्या वो रेंज पर ही गिरेगा? कोई भी डाउट इसके अंदर? पक्का? अब आप ऐसे सोचो, सेंटर ऑफ मास यहां है, ठीक। इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो क्या r,0 लिख सकते हैं? इस तरफ एक पार्ट है और सेंटर ऑफ मास बीच में यहां कहीं है, तो क्या दूसरा पार्ट ऑटोमेटिकली यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? बेटा क्या बात समझ में आती है? पक्का? क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो दो मासेस के बीच में आता है ना, तो एक टुकड़ा इधर गिरा है और सेंटर ऑफ मास यहां है, तो दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ गिरना चाहिए। कोई डाउट? उसके कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान सकते हैं, x,0। ये x ही तो पता करना था अपने को, ये 0,0 है ही। इसके कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए? r/2,0। ये टोटल रेंज होती है। हाईएस्ट पॉइंट आधे पे आता है, तो रेंज का कितना हो जाएगा, हाफ। तो ये कितना बनेगा, r/2। कोई दिक्कत? हाफ ऑफ रेंज। समझते हो भाई? ये टोटल डिस्टेंस r है, हाईएस्ट पॉइंट था ये। हाईएस्ट पॉइंट क्या बिल्कुल बीच में डिवाइड करता है दो पार्ट में, तो r का आधा करोगे तो क्या आएगा, r/2। कोई डाउट इसके अंदर? श्योर? क्या मेरे पास सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ये पता करना है, और ये अपने को गिवन है। क्या मैं यहां पे सीधे सीधे ये अप्लाई कर सकता हूं कि x,COM इज m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू रखूं, x सेंटर ऑफ मास कितना दे रखा है, r गिवन है। मास m1 की वैल्यू m/2, और m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला 1 है, ये वाला हमारे पास क्या है, 2। कोई दिक्कत? तो m/2 इंटू कितना लिख दिया, x1 की जगह r/2, प्लस m2 की अगर बात करते हैं तो m2 का वैल्यू m/2 और x2 की वैल्यू सिर्फ x,
डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना m, समझते हो। यहां से अगर देखेंगे तो m की वैल्यू कट जाएगी, तो यहां से हम लोग m m m कैंसिल कर देंगे। अब यहां से क्या आएगा देखो वैल्यू, यहां से अगर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, r/4, r माइनस r/4, 3r/4, 3r/8 आएगी नहीं, ये कितना आया हमारे पास r/4 आया ना, तो r माइनस 4 इज 3r/4, 6r/4, 3r/2। आप सॉल्व कर सकते हो ना इसको, तो बस यहां पर कुछ भी नहीं करना। देखो ये r/2 इंटू 2 इज r/4, इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा r माइनस r/4 विच इज 3r/4, प्लस ये जो नीचे 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 3r/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6r/4 विच इज 3r/2। ठीक है, करके देख लेना अभी रफ में, कोई डाउट इसमें। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो ये है कि प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट नहीं, कहीं पर भी अगर एक्सप्लोड करता है तो सेंटर ऑफ मास हमेशा r,0 पे गिरेगा। तो एक पार्ट एक जगह गिवन हुआ वो अपने को पता होगा, दूसरा अपने को निकालना होगा, तो अपन सीधे सीधे XUM का फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, कहीं भी चल जाए। मैं कह रहा हूं एक्सप्लोड करके कहीं पर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अपने को ये कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ गिरेगा। नीचे गिरने का कारण ये बताना चाह रहा था कि ये r/2 आप निकाल पाओ। अगर मान लो ऊपर गया या इधर कहीं गया, ऊपर गया तो भी आके तो यहीं गिरेगा, तो फिक्स हो गया r/2, और कहीं और गया तो फिर निकालना पड़ेगा कि पहले वो कहां पर जाकर गिरा। समझे बात को, कोई डाउट इसमें? कॉपी करो जरा इसको। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर यूनिफॉर्म बॉडीज का सेंटर ऑफ मास देखेंगे ना। ठीक है, राइट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, देखो बेटा ऐसे समझो, अगर कोई इस तरह की बॉडी है रैंडम शेप की और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, ये हम मान ले रहे हैं कि भाई ये कोऑर्डिनेट कितना है x, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है y। ठीक है, और हमें बताना है सेंटर ऑफ मास इसके किसी एक पार्ट का। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, वो कितना है हमारे पास dm। कोई दिक्कत इसके अंदर? इस dm की अगर मैं बात करूं तो इसका डिस्टेंस लेट से ये वाला हो जाएगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी। कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो कहना है राइट कि दिस इज x एंड दिस इज y। कोई दिक्कत? अब अगर यहां से मुझे सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए तो इस छोटे से dm की अगर बात करूं तो x इंटू डी होगा, ये एक किसी एलिमेंट के लिए। फिर इसी बॉडी का कोई दूसरा टुकड़ा लेंगे, वो कितना आएगा x डैश इंटू डी, फिर तीसरा टुकड़ा लेंगे x डबल डैश इंटू डी, एंड सबको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। बस m1 m2 m2 की m3 की जगह छोटे छोटे कई सारे मासेस ले लिए, dm1 dm2 dm3 dm4 इस तरीके से। ठीक, फिर यहाँ x dm1 x1 dm1 मैं समझाता हूँ, x2 dm2 ऐसे करके ऐड करना पड़ेगा ना। नीचे क्या करना पड़ेगा dm1 प्लस dm2 प्लस dm3। तो हम कह रहे हैं एडिशन को लिखने का तो एक तरीका और भी है,
एडिशन को लिखने का एक तरीका और ये है कि आप सीधे सीधे उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। डिवाइडेड बाय, नीचे भी टोटल मास चाहिए तो उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। क्या बात समझ में आती है? कोई भी डाउट इसके अंदर? सेम वे इफ आई नीड वाई सेंटर ऑफ मास, तो आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुई, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में अपने को ये अप्लाई करना पड़ेगा। अभी अपन एक एग्जांपल भी ले लेंगे, उससे पहले मैं बस एक टर्म बताना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास डेंसिटी हमने पढ़ा है, ठीक है, डेंसिटी की जगह अब हम कोई और टर्म ले रहे हैं, या मैं यहीं लिख देता हूं, डेंसिटी 3 तरह की होती है, ऐसे समझा देता हूं। डेंसिटी एक, इसे बोला जाता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी नाम से थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब हो गया इफेक्टिवली लैम्डा, मतलब मास अपॉन लेंथ। कोई दिक्कत इसके अंदर? मास अपॉन लेंथ। यहां पर मास अपॉन लेंथ कैन बी रिटन एज m बाय l। यहां से अगर मुझे m की कभी रिक्वायरमेंट हुई तो कैन आई राइट m इक्वल टू लैम्डा इंटू एल? कोई दिक्कत? अगर कभी dm की रिक्वायरमेंट हुई, स्मॉल मास, तो क्या लैम्डा इंटू dl लिखा जा सकता है? भाई छोटी लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा मास मिल जाएगा। समझ में आती है बात? ये हमारे पास क्या हो गई, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक, इसी लीनियर मास डेंसिटी की तरह वी हैव वन मोर। आप ऐसा करो, एक बार इतना लिखो, फिर मैं इसी में ऐड करता हूं। सेम इसी तरह से एरियल मास डेंसिटी, सेम इसे वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसे। और ये जो लीनियर मास डेंसिटी होती है ना, ये एप्लीकेबल होती है फॉर 1D बॉडीज। भाई 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 3 तरह की बॉडी होती है। तो ये होगी 1D के लिए। क्या चीज? हाँ, लीनियर मास डेंसिटी लिख लेना आप ऐसे, सब हेडिंग की तरह लिख देना पहले, टाइप्स ऑफ डेंसिटीज। फिर टाइप्स ऑफ डेंसिटी में सबसे पहले लिखना लीनियर मास डेंसिटी। इसको भी अपन थोड़ा पूरा लिख देते हैं, और 1D बॉडीज।
बेटा लिख लिया ये? बेटा एरियल मास डेंसिटी के बाद मतलब लीनियर मास डेंसिटी के बाद सेकंड टाइप की होती है एरियल मास डेंसिटी। एक बार तुम लोग सुन लो एक बार, है ना, फिर लिख लेना। देखो जरा, लीनियर मास डेंसिटी 1D बॉडी के लिए, ठीक है, जैसे डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, 1D में वॉल्यूम तो होगा नहीं, लेंथ होगा, तो ये हमारे पास कितना होगा, m/l। यहाँ से मास आ जाएगा लैम्डा इंटू एल, स्मॉल मास चाहिए तो लैम्डा इंटू डी। बिल्कुल इसी तरीके से एरियल मास डेंसिटी सिग्मा में क्या होता है, मास अपॉन एरिया, तो m/कैपिटल ए। यहाँ से m चाहिए होगा तो सिग्मा इंटू कैपिटल ए। स्मॉल मास के लिए चाहिए तो एरिया भी स्मॉल ले लेंगे, कोई दिक्कत। ये जो है ये स्पेसिफिकली किसके लिए होती है, फॉर 2D बॉडीज, ठीक है, 2D बॉडीज। 1D बॉडी का मतलब हो गया जैसे रॉड, 2D बॉडी का मतलब हो गया जैसे प्लेट्स, ठीक है। और थर्ड जो टाइप है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हो, दिस इज रो। ये जो अपन डे टू डे लाइफ में पढ़ते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से मास चाहिए होगा तो डेंसिटी इंटू क्या लिख देंगे, वॉल्यूम, और स्मॉल मास चाहिए होगा तो डेंसिटी इंटू स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। तीनों लिख लो एक बार के लिए, क्या बेटा, ठीक है, कर लो एक बार। अभी के लिए इतना कॉपी कर लो, फिर कंटिन्यू करेंगे इसको भी आके, ठीक है। तो देखो, अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी, कि भाई जो मास डेंसिटीज है वो हमारे पास कितने टाइप की हैं, 3 टाइप्स की हैं, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। 1D बॉडीज के लिए अपन यूज करेंगे लीनियर मास डेंसिटी, एरियल यानी कि 2D बॉडीज के लिए, वॉल्यूम यानी कि 3 बॉडीज के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पहला एग्जाम्पल लिखो इससे बेस्ड, लिखना अ रॉड has linear density, a rod has linear density, a rod has linear density varying with respect to x as, varying with respect to x as, varying with respect to x as बेटा वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस लैम्डा इक्वल टू 2x + 3 kg/m, लैम्डा इक्वल टू 2x + 3 kg/m, ठीक है। वेयर x इज द डिस्टेंस, where x is the distance from one end of the rod, where x is the distance from one end of the rod, where x is the distance from one end of the rod, ठीक है। find distance of center of mass of the rod, find distance of center of mass of the rod, find distance of center of mass of the rod, ठीक है, from x equal to 0, from x equal to 0, from x equal to 0। शुरू करें। देखो मैं समझाता हूँ, वेरिएबल मास डेंसिटी अगर गिवन हो तो कैसे हैंडल करना है। ऑल्दो अपने पास जैसे रॉड वगैरह के लिए पूछे जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं काम आता, फिर भी एक बार समझते हैं। मान लो हम यहीं की बात करते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पर।
बेटा प्लीज ध्यान देना, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है जिससे मिल करके ये बॉडी बनी हुई है, करेक्ट? बात समझ में आती है? तो ये जिस एलिमेंट से मिलके बॉडी बनी है, किससे बनी होगी? छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उनसे मिलके बनी होगी। तो अपन ने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, x, और इस छोटे से एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है, dx। इतनी बात समझ में आती है? ठीक। इस छोटे से एलिमेंट का मास कितना होगा, dm। क्या dm की वैल्यू आई कैन राइट एज लैम्डा इंटू डी एक्स? अभी बताया था कि dl लेंथ का अगर मास चाहिए तो dm वॉज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। यहाँ पे dl की जगह क्या है, dx ही तो है। कोई दिक्कत? पक्का? अब अगर हमें xcom चाहिए तो क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या फॉर्मूला बताया था, x डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट, साथ में उसका मास, इंटीग्रेशन ऑफ dm, यही बताया था। यहां पर x, लेट इट बी x, dm की अगर बात करते हैं तो ये कितना आएगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, dm की जगह आई कैन राइट लैम्डा इंटू dx। कोई डाउट है इसके अंदर? अच्छा, जहां तक x की वैल्यूज की बात करें, हमें ये एलिमेंट से लेकर के ये एलिमेंट, पूरे एलिमेंट कवर करने हैं भाई, सबको ऐड करना है। तो इस एलिमेंट के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0, और इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, l। तो मुझे इसे कहां से कहां इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से l। कोई भी डाउट है इसके अंदर? श्योर? या तो अपन एक काम करते हैं, जो x की वैल्यू है इसको डिफाइन कर देते हैं। लेट से x इक्वल टू 2 मीटर की रॉड ले लेते हैं, x इक्वल टू 2 मीटर। तो उस केस के अंदर जो ये लिमिट है ये कहां से कहां जाएगी, 0 to 2। ऐसे यहां पर भी 0 से 2। कोई डाउट इसके अंदर? लैम्डा की खुद की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3, तो यहां रख सकते हैं। ये बन जाएगा x इंटू लैम्डा की जगह 2x प्लस 3, साथ में dx 0 to 2, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा की जगह 2x प्लस 3, साथ में dx 0 से 2। कोई डाउट है बेटा इसके अंदर? अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी अपने पास। इसकी वैल्यू आनी चाहिए फाइनली, देखो x इंटू 2x, इसको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट को इंटीग्रेट करने के लिए। x इंटू 2x करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x, और साथ में कितना है, dx, डिवाइडेड बाय, यहां कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज 2x प्लस 3 dx। कोई डाउट? अब बेटा इंटीग्रेट कर सकते हैं, 2x स्क्वायर का 2x क्यूब बाई 3, 3x का 3x स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही 2x का 2x स्क्वायर बाई 2, 3 का 3x, फिर लिमिट डाल देंगे 0 से 2, हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। तो इस तरीके से आप अगर वेरिएबल मास डेंसिटी दे रखी है तो आप इंटीग्रेशन वाला एक्सप्रेशन लगा सकते हो। तो जैसे ये इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है, बेसिकली 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स दे रखी हैं, एक 2 मीटर बाय 8 मीटर की है और एक 10 मीटर बाय 4 मीटर की है। ये 2 अलग अलग प्लेट्स हैं, इनको हमने ऐसे अरेंज करके रखा हुआ है।
और हमने कहा कि भाई ये जो पॉइंट है ये हमारा 0,0 है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना आएगा या कहाँ आएगा। हमने कहा अगर हमारे पास दो पॉइंट मासेस होते तो हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, या r1 r2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे तो किया था हमने क्वेश्चन। अब की बार पॉइंट मास की जगह रेक्टेंगल से हमारे पास है। इतना तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म बॉडीज या सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उनके खुद के ज्योमेट्रिक सेंटर पे आता है। इतनी बात ध्यान है सबको। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या हम ये बोले कि इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं आएगा और इसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं आएगा। अभी मुझे वैल्यू नहीं पता, मैं m1 लिख देता हूँ, इसके मास को m2 लिख देता हूँ। एक एक करके स्टेप समझना। अगर मैं m1 की बात करता हूँ तो m1 को क्या सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया में 10 इंटू 4 आएगा क्या। क्या आपको बताया था अभी कि मास एरियल बॉडीज या 2D बॉडीज के लिए सिग्मा इंटू एरिया लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे सिग्मा तो सिग्मा है और एरिया क्या 10 इंटू 4 आ जाएगा। सेम वे अगर हम बात करते हैं m2 की, सिग्मा सिग्मा दोनों का सेम है क्योंकि हमें अलग अलग बताया ही नहीं है। बताया होता तो मुझे डेटा चाहिए होता, फिर मैं वो यूज कर लेता। सिग्मा इंटू 8 इंटू 2, कोई दिक्कत? यानी कि ये m1 m2 आ गए। अब देखो ध्यान से सुनना, m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या 10 का आधा x कोऑर्डिनेट 5 आ जाएगा और 4 का आधा 2, यानी m1 के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे चाहिए तो क्या 5,2 आ जाएगा क्या। मतलब मैं इस रेक्टेंगल का सारा मास इसके सेंटर पे मान सकता हूं। अब रेक्टेंगल प्लेट तो गई और m1 यहां पर रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गए। सही है, ये 5 हो गया x1, ये हो गया y1। बिल्कुल इसी तरीके से m2 की अगर बात करें, ध्यान देना थोड़ा सा, ध्यान से सुनना। पहले यहां से लेके यहां तक कितना है 4, और 8 का आधा 4 और आ गया। तो यहां से इफेक्टिवली अगर हम देखें तो 4 और 4 मिला करके इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 8, और x कोऑर्डिनेट तो 2 का आधा कितना 1। तो क्या 1,8 आ जाएगा क्या, कोई डाउट? नाउ वो रेक्टेंगुलर प्लेट्स तो गई। अब हमारे पास दो पॉइंट मासेस है, m1 x1 हमें पता है, x1 y1, x2 y2 भी हमें पता है, m1 m2 भी हमें पता है। नाउ कैन वी डायरेक्ट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ x सेंटर ऑफ मास y सेंटर ऑफ मास? कोई डाउट इसके अंदर? श्योर? और चाहे तो डायरेक्ट m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर से लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, आप लोग कर लोगे अपने आप से? इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक? कर सकते हैं आगे अपने आप से? करो जरा इसको सॉल्व। आप लोग अपनी कॉपी में करो, मैं बोर्ड पे करता हूं।
एक बार ये कंप्लीट कर लो, सोल्यूशन देख लो, फिर मैं एक और सिमिलर एग्जांपल दे रहा हूँ, वो ट्राई करके देख लेना एक बार। बेटा प्लीज बात नहीं, आप इसको करो जरा। ये पहले वाला कॉपी हो गया पूरा, आंसर लिख लिया उसके, यही आ रहा है सबका? ठीक है, तो अगला वाला क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ, है ना, उसको ट्राई करो जरा। देखो, शुरू करें? बेटा किसी के लिए रुकना है क्या पहले वाले के लिए? ठीक, कोई लिख रहा है? देखो, ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर है और एक हमारे पास कोन है, ठीक। सॉलिड कोन प्लस सॉलिड हेमिस्फेयर, ये यहाँ क्लियरली बोल दिया है सेकंड क्वेश्चन में, यानी कि ये हेमिस्फेयर भी क्या है, सॉलिड, और कोन भी क्या है, सॉलिड। कोन की हाइट कितनी है, h, और रेडियस कितना है, r, कोन का भी और हेमिस्फेयर का भी। तो इनका बताना है कि कितना कोऑर्डिनेट्स आएगा ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और दोनों आइडेंटिकल है, तो अपन रो रो मान सकते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। तो ये 3D बॉडी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी। अब बिल्कुल इसी अप्रोच पे बन रहा है, तो आप ट्राई करके देख लो एक बार के लिए कि कैसे इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। देखो, इसको अगले उस पर ले चलते हैं। एक बार समझना प्लीज, यहां पर अगर हम बात करते हैं, लेट्स से ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गए अपने, ठीक है, ध्यान से समझना। एक बॉडी है हमारे पास हेमिस्फेयर और एक बॉडी है कोन, ठीक। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास हेमिस्फेयर का 1 का कितनी हाइट पे आता है, 3r/8, और कोन का, ठीक है, यानी इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0, -h/4, क्योंकि नीचे है। इसका कोऑर्डिनेट 0, +3r/8। दोनों का एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास तो 0 आ जाएगा अपने आप। कुछ सॉल्व तो नहीं करना, पक्का? तो यहां से वी कैन राइट एक्स COM 0। लेट्स टॉक अबाउट वाई COM, m1 y1, m1 m2 भी लिख लेते हैं। लेट्स राइट इट हियर। m1 को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्या 2/3 पाई r³ आती है हेमिस्फेयर की, पता है? सेम वे m2 कोन का वॉल्यूम आता है 1/3 पाई r²h। बेटा कोई डाउट इसमें, पक्का? अब वैल्यू रखते हैं, देखो, m1 की जगह रो इंटू 2/3 पाई r³, m1 इंटू y1 की जगह
3r/8 प्लस m2 की जगह रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू, ये प्लस की जगह माइनस कर दूं बाहर, माइनस कितना है हमारे पास h/4। बेटा समझ में आया कि m1 इंटू 3r/8 नीचे है इसलिए माइनस लगा दिया, फिर m2 इंटू कितना h/4 डिवाइडेड बाय, अगर करेंगे तो डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह यहाँ पे m1 की वैल्यू ये रही और m2 की वैल्यू ये रही, रख सकते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है फिर से रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस रो इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट? समझ में आया क्या किया? अब यहां से अगर अपन देखें तो देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, रो सब जगह से कैंसिल, ठीक, इसके अलावा 3 सब जगह से हट जाएगा, ठीक है, पाई सब जगह से हट जाएगा, पाई 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 और पाई, आर स्क्वायर सब जगह से जाएगा, तो अपन यहां से आर स्क्वायर जाएगा, देखो आर स्क्वायर, ये क्यूब हट के 1, ये क्यूब हट के 1, सही है। अब देखो इसको लिखते हैं, तो ये आएगा 2 3 जा 6 6r/8, एक आर ये रहा, तो क्या ये 6r² आया, माइनस यहां पे अपने पास क्या बचा h²/4 डिवाइडेड बाय, यहां क्या बचा 2r प्लस h, ये आंसर आएगा बेटा। समझे बात को? अब न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होती तो r और h की जगह अपन न्यूमेरिकल वैल्यू रख देते। समझे बात को? कोई भी डाउट इसके अंदर? ठीक है, किसी का सही है ये? ठीक है, अभी अप्रोच तो समझ में आ गई, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा लेंदी है तो शायद हो सकता है उस वजह से लग रहा हो। एक बार के लिए कॉपी कर लो उसको बेटा, फिर एक और क्वेश्चन अपने को करना है इसके ऊपर यूनिफॉर्म, फिर अपन कंप्लीट कर लेंगे। एक बार के लिए लिखो इसको जरा, लिखो, लास्ट क्वेश्चन है वैसे ये, लिखना अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2, डिस्क ऑफ रेडियस r/2 is removed from another disk of radius capital R. From another disk of radius R. ठीक है, फाइंड पोजीशन या ऐसे लिख देना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास of remaining portion of the disk. Find coordinates of center of mass of the remaining portion of the disk. Of remaining portion of the disk. ठीक है, ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द डिस्क। मैं बता दे रहा हूं कैसे अप्रोच करना है, आप सुनना अच्छे से। जब भी हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक डिस्क दी हुई है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसमें से हमने क्या किया, एक r/2 रेडियस की, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डायमीटर है r, मतलब इस डिस्क का रेडियस जो आ रहा होगा वो क्या आएगा r/2, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो ये जो पोर्शन बच जा रहा है ना, उसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हमको बताने, 0,0 हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लिया हुआ है। आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिस्क को हटा दिया, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये बड़ी डिस्क ली r रेडियस की, उसमें से एक छोटी r/2 रेडियस की डिस्क निकाली और वो हटा दी, तो ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है ना, ये कैविटी है और ये उसका बचा हुआ पोर्शन है। क्या समझ रहे हो डायग्राम को?
कि भाई ये पूरी डिस्क रही होगी, इसमें से ये पार्ट हटा दिया तो ये बच गया ना अपने पास। कोई डाउट? ठीक, अब इसको देखो कैसे आगे फर्दर देखेंगे क्वेश्चन को। इसी को हम लिख सकते हैं कंप्लीट डिस्क माइनस जो डिस्क हमने हटाई, ऐसा बोल सकते हैं। ये बोलते वक्त हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेट जो 0,0 है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, रेफरेंस नहीं बदलना चाहिए। तो रेफरेंस क्या कुछ इस तरह से जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी वाली डिस्क के रेफरेंस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या वो 0,0 है? वही यहाँ पर भी हमने मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो कितना आएगा 0,0, समझते हो। और जो ये छोटी वाली डिस्क है उसके लिए रेफरेंस बिल्कुल एज पे था, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो रेफरेंस क्या एज पे रखा है हमने, कोई दिक्कत इसमें? बढ़े आगे। अब हम लिखते हैं इसके बाकी फर्दर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो भाई हमने लिखा कंप्लीट डिस्क में से ये वाली डिस्क हमने माइनस किया, तो इसका तो सेंटर ऑफ मास यहीं की यहीं आ गया क्या, इसको बोलेंगे बॉडी 1। दूसरी वाली बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना चाहें तो क्या r/2,0 आएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा r था तो सेंटर ऑफ मास आधे में आएगा, तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा r/2, y कोऑर्डिनेट तो आएगा ही नहीं। समझते हो? कोई डाउट? अब यहां से अगर अपने को चाहिए और इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा बड़ी बॉडी में से छोटी, तो आप ये डायग्राम बनाओगे, कोऑर्डिनेट्स लिखोगे। अब अपने को क्या चाहिए था XCOM, क्योंकि y तो 0 है दिख रहा है, y सबको 0 समझ में आता है। ठीक, तो x सेंटर ऑफ मास के लिए m1 की वैल्यू यहां रख दूं, सिग्मा इंटू पाई r², सिग्मा इंटू एरिया होता है। m2 की वैल्यू कितना लिखेंगे, सिग्मा इंटू पाई r²/2 की जगह r/2 का स्क्वायर में 4 आ जाएगा नीचे, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से m1 की जगह सिग्मा पाई r² इंटू कितना 0, माइनस, क्यों माइनस किया है, क्योंकि अपन ओवरऑल माइनस कर रहे हैं, सिग्मा इंटू पाई r²/4 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 करेंगे। m1 की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई r² माइनस सिग्मा इंटू पाई r²/4। ये बात समझ में आती है दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम बॉडीज को कंबाइन करते थे, ठीक है, प्लस करते थे, जैसे दो रेक्टेंगल किया, कोन प्लस वो किया, तो हम लिखते थे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन अब आप जब एक बड़ी बॉडी में से एक छोटी बॉडी को माइनस कर रहे हो, तो माइनस करोगे तो लिखोगे m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ऊपर भी माइनस और नीचे भी माइनस। समझे बात को? कोई डाउट तो नहीं? ये कोऑर्डिनेट्स तो दोनों के प्लस थे, इसका r/2 है, इसका तो 0 है। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं बड़ी बॉडी में से छोटी बॉडी को। कैविटी वाले क्वेश्चंस में ऐसा करना होता है, जब कोई खाली जगह रह जाती है तो आप पूरी बॉडी लेते हो, बॉडी उसमें से छोटी बॉडी हटाओगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड था। कोई दिक्कत यहां तक? ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके अलावा सिग्मा सिग्मा और सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके अलावा पाई r² कैंसिल। तो ये हमारे को देखो क्या मिलेगा, माइनस अपन ने सिग्मा r² इंटू, नहीं यहां से r² में अपन ने एक चीज मल्टीप्लाई नहीं की है, r/2 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर अपन ने इसका मास लिख दिया m2 इंटू साथ में कोऑर्डिनेट कितना है r/2, ये बचेगा। तो यहां से देखेंगे तो आएगा -r/8, यही आएगा -r/8 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है ये, पाई r²/4 इंटू r/2, तो -r/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/4 इज 3/4। बेटा ये तो आ गया -r/4 टू 8, ये तो हट गया, सिग्मा पाई r² कट चुका है,
4 2 जा 8, माइनस लगाए तो माइनस आर बाई 8, कोई दिक्कत? इसके अलावा 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये कट के ये बचेगा माइनस आर बाई 6। समझ में आती है बात? कोई डाउट? ठीक है, कॉपी कर लो फिर इसको ना। तो कैविटी बेस्ड क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है फिर अपने को। बेटा y इसलिए 0 हुआ क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट भी y 0, इसका कोऑर्डिनेट भी देखो r/2 y 0। तो y1 m1 y1 माइनस m2 y2 करोगे तो 0 0 से उठ के पूरा न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको कॉपी कर लो फिर